हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टडी करने वाले हैं। आज बेसिकली इस वीडियो में हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन स्टडी करने वाले हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का आज हम मीनिंग, डेफिनेशन और सारे के सारे फीचर्स स्टडी करने वाले हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि मैंने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज सॉल्व करके अपलोड कर दी है वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना है ताकि जब भी मैं लाइव आती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं लाइव टेस्ट लेती हूँ इकोनॉमिक्स के, तो आपको भी नोटिफिकेशन आने के लिए ये करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मीनिंग और डेफिनेशन हमें स्टडी करनी है। Monopolistic competition is a very realistic in nature. In this market, there are some features of perfect competition and some features of monopoly. Acting together. यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये जो लाइन है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये वेरी रियलिस्टिक मार्केट है। जब हमने परफेक्ट कंपटीशन स्टडी किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वेरी वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। तो ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रियलिस्टिक होता है नेचर के अंदर। और ये मार्केट जो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इसके अंदर आपको सम फीचर्स देखने को मिलेंगे परफेक्ट कंपटीशन के और सम फीचर्स मोनोपोली के। और ये दोनों जो फीचर्स हैं इनको कंबाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये लोग एक्टिंग टुगेदर, मतलब इन दोनों को कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर कॉम्बो किसका होगा, यहाँ पर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली। नेक्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन जो दी है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ डेफिनेशन जो होती हैं और जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियरली टेक्स्ट बुक्स में जो होते हैं हमें एग्जाम में सेम एज इट इज़ लिखना है। प्रोफेसर E.H. Chamberlain coined his concept in his book Theory of Monopolistic Competition, which was published in the year 1933. अब ये जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये इनकी एक बुक है, ठीक है। ये याद रखना है, प्रोफेसर E.H. कैम्बरलिन की बुक है थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसके अंदर इन्होंने ये टर्म कॉइन किया है, मतलब इन्होंने ये टर्म जो है दिया है, जो कि कब पब्लिश हुई थी, इन द ईयर 1933। 1933 में ये बुक पब्लिश हुई थी, ये याद रखना है। आपको जो है 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि E.H. कैम्बरलिन की कौन सी बुक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो याद करनी है आपको। अकॉर्डिंग टू कैम्बरलिन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिफर्स टू कंपटीशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो लाइन है इम्पॉर्टेंट है, बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं वो यहाँ पर क्लोज सब्सटीट्यूट को जो है प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट। परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। ये याद रखना, परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा, ठीक है। क्लोज सब्सटीट्यूट मिलेगा, ठीक है, कंपटीशन के अंदर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। यहाँ पे अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं, 7 फीचर्स है। 1 बाय 1 हम स्टडी करने वाले हैं सारे के सारे फीचर्स को। फर्स्ट 1 फीचर है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। जब हमने परफेक्ट कंपटीशन स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा होती है क्वांटिटी ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, लेकिन यहाँ पर फेयरली लार्ज नंबर लिखा है, मतलब यहाँ पर जो फेयर अमाउंट जो होगा वो ही होगा, फेयर नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड फेयर नंबर्स ऑफ बायर्स होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे या फिर कम भी नहीं होंगे। मोनोपोली के अंदर सिर्फ सिंगल सेलर होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल नहीं है, यहाँ पर
पर्टिकुलर फेयरली लिखा है तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सेलर्स होंगे, ठीक है, ये मान के चलो। In monopolistic competition, the number of sellers is large but comparatively less than the perfect competition. ठीक है, मैंने आपको बताया कि perfect competition में जितने ज़्यादा sellers होंगे इतने यहाँ पर monopolistic competition के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। perfect competition में बहुत ज़्यादा sellers होंगे, लेकिन as compared to perfect competition, monopolistic competition में इतने ज़्यादा sellers नहीं होंगे, यहाँ पर fairly large number of sellers होंगे। Due to these reasons, sellers behavior is like monopoly. sellers का behavior कैसा होता है, monopoly के जैसा होता है। monopoly के मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, जिसने नहीं देखी है देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बेयर्स। यहाँ पर लार्ज नंबर्स ऑफ बेयर्स होते हैं, इसलिए बताया है कि नो सिंगल बायर, यहाँ पर देखो नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चार्जिंग हिज इंडिविजुअल डिमांड। मतलब यहाँ पर कोई एक सिंगल जो बायर है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है इंडिविजुअल की डिमांड को, ठीक है। यहाँ पर किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मतलब किसका इन्फ्लुएंस, जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनकी इंडिविजुअल जो डिमांड है उससे जो है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये याद रखना, किसको नहीं, वो जो है बायर्स वो बिल्कुल भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होगा। नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग हिज इंडिविजुअल डिमांड, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट थर्ड वन है यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक बहुत ही ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, ये याद रखना है और अंडरलाइन भी कर लेना। In this market, there are many firms producing particular product, but the product of each firm is in some way differentiated from the product of every other firm in the market. This is known as product differentiation. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बताया है कि फर्म्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है इन द सम और द अदर वे, ठीक है, इन द सम और द अदर वे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि उनकी शेप अलग होगी प्रोडक्ट की, इनकी क्वालिटी अलग हो सकती है, उनका कवर डिज़ाइन, ये सारी के सारी चीज़ों में उनके है क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। थोड़े से प्रोडक्ट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे अलग अलग फॉर्म्स के, ठीक है। तो अलग अलग जो ईच फर्म होते हैं उनके प्रोडक्ट में आपको डिफरेंशिएशन कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पर उनके ब्रांड नेम्स अलग होंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन में टेक इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम्स अलग हो सकते हैं, उनके ट्रेडमार्क्स अलग हो सकते हैं, पैकेज और कंटेनर अलग हो सकते हैं, शेप, क्वालिटी, कवर, डिज़ाइन, ये सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर आती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मोबाइल हैंडसेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल दिया है। कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल भी अगर आप लेंगे तो बहुत सारे अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स रहती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, नो प्रमोशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोका कोला होती है और थम्स अप होती है, स्प्राइट होती है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग वेरियस ब्रांड्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के। तो ये अपना जो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हमें पता है लोगो होता है प्रोडक्ट का और आपको बॉटल देखने से ही पता चल जाता है। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है उसे पढ़ना नहीं आता है फिर भी उसे पता होता है कि थम्स अप की बॉटल का कलर अलग होता है और वाइल जो स्प्राइट की बॉटल है, स्प्राइट की बॉटल का कलर अलग होता है और उसका लोगो भी अलग होता है। तो ये है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, सबको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम फोर्थ वन फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट वाला जो फीचर है वो स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है, ठीक है,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फ्रीडम होती है एवरी फर्म को कि वो कभी भी एंट्री कर सकता है और एग्जिट कर सकता है। न्यू फर्म्स एंटर कर सकते हैं मार्केट के अंदर अगर उन्हें लगता है कि वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो वो एंटर कर सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि जो है उनको डिफ़िकल्ट हो रहा है सरवाइव करने के लिए अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो वो फ्रीडम उनको क्या है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है कि वो जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो है लीव कर सकते हैं, वो एग्जिट कर सकते हैं। उन्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है। सेलिंग कॉस्ट आर पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली लिखा है इन्होंने, तो सेलिंग कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ जो फीचर है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ही फीचर है। It refers to the cost incurred by the firm to create more demand for its product and thus increase the volume of sales। अब ये जो कॉस्ट है ये फर्म्स इनकर्ड करते हैं, मतलब फर्म जो है ये इनकर्ड करते हैं सेलिंग कॉस्ट। इनको क्या चाहिए होता है, एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं अपनी किसको, सेल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अगर सेल्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट जनरेट होगा। तो फर्म्स क्या करती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट का यहाँ पे मार्केटिंग करती हैं। तो मार्केटिंग जो भी करती हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पर्टिकुलर जो खर्चा होता है ना, वो ही होता है सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो भी खर्चा करती है एक पर्टिकुलर फर्म, वो उसका सेलिंग कॉस्ट होता है। सेलिंग कॉस्ट अलग होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। और ये सेलिंग कॉस्ट कहाँ कहाँ पे इनकर होता है, मतलब कैसे एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, ये देख लीजिए। यहाँ पे अगर कोई भी रेडियो के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, टेलीविजन्स के ऊपर आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, और होर्डिंग्स जो है रोड्स के ऊपर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं, एक्सप्रेस हाईवेज पे जाते हैं हम, होर्डिंग्स लगी होती है, और लोकल स्टेशंस पे तो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जहाँ रेलवे स्टेशंस पे जाते हैं लोकल ट्रेन के, तो वहाँ पे हर दिन न्यू एडवर्टाइजमेंट, नहीं तो 1 वीक के बाद तो उनकी एडवर्टाइजमेंट चेंज होती ही है। तो वहाँ पे जो होर्डिंग्स लगे होते हैं स्टेशंस के ऊपर, ठीक है, तो वो भी जो होते हैं, वो भी जो होर्डिंग्स होते हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट होती है एक फर्म और इंडस्ट्री की। तो उस पर जो भी खर्चा आता है वो भी एक सेलिंग कॉस्ट ही होता है। यहाँ पे विंडो डिस्प्ले, फ्री गिफ्ट्स जो कंपनीज हमें ऑफर करती हैं, वो भी जो होता है सेलिंग कॉस्ट के अंदर ही आता है। जो भी खर्चा होता है इन सभी चीज़ों के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, वो होता है सेलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट फीचर है हमारा close substitute। In monopolistic competition, goods have close substitute to each other. For example, different brands of soaps, toothpaste, etc. अब यहाँ पर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अलग जो है डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं अवेलेबल, और टूथपेस्ट और सोप्स जो है अवेलेबल होते हैं डिफरेंट अलग अलग ब्रांड्स के। ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर टूथपेस्ट का एग्जांपल लेंगे तो बहुत ज़्यादा अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। आप जाएंगे अगर एक सुपरमार्केट के अंदर, डी मार्ट के अंदर और जो मॉल्स वगैरह होते हैं, तो आपको पता चलेगा टूथपेस्ट के जो सेक्शन होता है, तो टूथपेस्ट के सेक्शन में जूनियर्स के लिए अलग होते हैं, मतलब जूनियर्स मतलब जो 5 इयर्स के बिलो होते हैं उनके भी टूथपेस्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब कैसे उनके कार्टून्स वाले होते हैं। फिर अगर वैरायटी में देखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं, मतलब सेंसिटिविटी के लिए अलग। ठीक है, तो अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग टूथपेस्ट होते हैं, अगर कभी मार्केट जाना तो देखना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सोप्स के भी बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। आप मतलब सोप्स बहुत ज़्यादा अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, तो ये जो होते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के। फॉर एग्जांपल अगर सोप्स के एग्जांपल लेंगे तो पियर्स और डव, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जो फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, ये है क्लोज सब्स्टिट्यूट का फीचर।
नेक्स्ट फीचर है कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। ये लास्ट फीचर है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैम्बरलिन इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इन प्लेस ऑफ इंडस्ट्री। अब यहाँ पे बताया है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कैम्बरलिन ने इंट्रोड्यूस किया है ये जो कंसेप्ट है ग्रुप का इन द प्लेस ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो उन्होंने क्या रिप्लेस कर दिया है, उन्होंने रिप्लेस कर दिया है इंडस्ट्री को ग्रुप के साथ में। ठीक है, इंडस्ट्री का मतलब होता है नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, और ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड। अ ग्रुप मीन्स यहाँ पर ग्रुप का मतलब आपको बताया गया है नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। तो ये जो ग्रुप ऑफ फर्म्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कैसे होते हैं, एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं और ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग मेडिसिन्स और ऑटोमोबाइल्स का एग्जाम्पल दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर। यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप, मतलब एक इंडस्ट्री को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है ग्रुप के अंदर। और ग्रुप का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ फर्म्स। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो बेस्ड होगी चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर 5 की एक्सरसाइज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।